हाय दोस्तों, स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन में। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग S22 अल्ट्रा के बारे में। सैमसंग S22 अल्ट्रा फोन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है हैंग ऑन लोगो या फिर लोगो रिस्टार्ट का। न जाने ये मॉडल मैंने कितने बनाए हो, मेरे हिसाब से तो ये 500 प्लस मॉडल मैंने इसका जो सीपीयू रिपेयर करके इसको मैंने फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे मैं इस बार आपको इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो डीपली एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है और इसको किस हिसाब से आप सही तरह से फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक फोन है जिसके अंदर सेम वही प्रॉब्लम है। ये लोगो पे रहता है, कई बार चार्जिंग सिंबल पे रह जाता है। तो ये वाला जो फोन है उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस इसका डीपली में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे अभी इसको फिक्स करते हैं और वीडियो अपना आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मदरबोर्ड को मिडल में से निकाल लेंगे। सबसे पहले सीपीयू के ऊपर जो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये जो टैप लगा हुआ है उस टैप को हम रिमूव करेंगे। चार नंबर की ब्लेड का यूज करेंगे, हल्का सा टेम्परेचर रखेंगे 250 के आसपास का बस। अब इस वाली जगह से मैं इस सिल्ट को काटूंगा और यहाँ से घुमा के यहाँ तक। उसके लिए मैं यहाँ पे कटर का यूज़ करूँगा। कटर यूज़ करते समय आपको खास ध्यान में रखना है कंपोनेंट जो है वो टूटने नहीं चाहिए। बाहर की ओर से ही उसको खींचना है। और इसका जो ये शील्ड है वो बहुत ही हल्का फुल्का होता है। ऐसा है नहीं कि आप कटर से काटोगे और ट्रैक ओपन हो जाए। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कंपोनेंट को संभाल के काटना है। तो बड़े आसान तरीके से ये निकल जाता है। जो कोना होता है ना वहां से बाहर की ओर खींचना है। यहाँ पे हमने इस सिल्क को अच्छे से काट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रैक जो है एक भी ओपन नहीं हुआ। यानी कि सैमसंग के ज़्यादातर आजकल के जो मॉडल आ रहे हैं ड्यूल लेयर वाले, सबके अंदर जो सिल्क रहता है वो बहुत ही नरम टाइप का रहता है। तो आसानी से आप काट सकते हो इसको। सबसे पहले यहाँ पे सीपीयू को ठंडा रखने जो ग्लू होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि ये कचरा यहाँ पे पड़ा ना रहे। पहला स्टेप रहेगा सीपीयू के आसपास का जो ग्लू है तो रिमूव करना। बहुत ही जरूरी होता है ग्लू रिमूव करना। ग्लू रिमूव करते समय यदि कहीं पे भी थोड़ा बहुत रह जाता है कोने में तो फिर जाते समय प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे जो है मैं 250 का टेम्परेचर रख रहा हूँ और एयर रख रहा हूँ 0। ग्लू कटर की मदद से ये जो सिल्वर कलर का ग्लू है तो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यहाँ पे ज्यादा ग्लू मिले। यहाँ पे इस वाले इस टाइम पे यहाँ पे जब आप देखोगे तो काफी ग्लू यहाँ पे है। हर बार ऐसा होता नहीं है।
कई बार बहुत कम भी ग्लू होता है। मॉडल भले ही सेम हो लेकिन ग्लू जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। प्रेशर बिल्कुल देना नहीं है और बहुत ही हल्का ग्लू होता है, इतना ज़्यादा ब्लैक पेस्टेड की तरह टाइट नहीं होता है। पेड़ घुमाओ बस ये चलता ही जाता है। यहाँ पे हमने चारों ओर से ग्लू को हटा दिया है। थोड़ा बहुत रैम के ऊपर भी हम देख लेते हैं यदि बॉर्डर पर। रैम में इतना ज़्यादा ग्लू है नहीं और मोस्ट ऑफ होता भी नहीं है। ये जो है अपना ग्लू कटिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। उसके बाद हम यहाँ पे रैम उठाएंगे और रैम के बाद फिर सीपीयू। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कॉइन रख दिया ताकि इसके ऊपर हीट ना बढ़े। यहाँ पे जो है 360 का टेम्परेचर है, वो 60 का एयर है और SMD जो है वो 861DW है। फ्लक्स लगाने की वैसे इसमें इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फ्लक्स जो है वैसे भी पेस्टेड के अंदर उतरता नहीं है, बाहर ही रहता है। सबसे पहले थोड़ा बहुत प्रीहीट करेंगे। उसके बाद आईसी ओपनर से थोड़ा सा प्रेशर करके हमें देखना है कि क्या स्मूथली अपना ओपनर जो है वो अच्छे से अंदर जा पा रहा है। धीरे धीरे जगह बना रहा हूँ। ज़्यादा घाई नहीं करनी है। ज़्यादातर क्या हो जाता है इसके अंदर, यदि बहुत ही जल्दी जल्दी में निकालना चाहा तो कई बार जो है इसकी रैम जो है वो बैंड हो जाती है। रैम बैंड होने की वजह से फिर वो उसका प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और फ़ोन जो है वो आपका सीपीयू का जो बूट रहता है बस वही बूट पे रह जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने उसका जो रैम है उसको अलग कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सीपीयू को उतारेंगे और सीपीयू को उतारने के लिए हम पहले ऊपर जो ग्लू लगा हुआ है उसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, साफ कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम सबसे पहले 0 0 कर देंगे ऊपर जो भी बॉल्स है उसको और उसके बाद ग्लू को हटा देंगे और सीपीयू को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद ही यहाँ पे डिसोल्डर वायर को लगाना है। अब यहाँ पे ब्लेड का यूज करके ग्लू को हटाएंगे। 16 नंबर की ब्लेड है, हीट जो रहेगा अपना ब्लेड के ऊपर रहेगा।
फाइनल एक बार इसको वापस 0-0 करके फिर सीपीयू उतारेंगे। जो भी थोड़ा बहुत ग्लू है या फिर कुछ छोटे बड़े बॉल्स है वो सही हो जाएंगे और ग्लू जो है वो शोल्डर के साथ में आ जाएगा। अब सीपीयू उतारते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे और उसके बाद हम सीपीयू पे आएंगे। सेम हीटिंग है जो रैम के लिए था वही हीटिंग है यहाँ पे। असेंबली जो है पूरे सीपीयू में घूमनी चाहिए अच्छे से। पंचर करके देखना है क्या ओपनर इसके अंदर जा पा रहा है। खास मेन चीज़ यही है इसके अंदर कि भाई जो सीपीयू है वो ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बेंड होने की वजह से उसकी जो बक होती है वो अंदर कांच के आईसी में से शॉर्ट हो जाती है मेन सीपीयू में से। यहाँ पे जो है वो ओपनर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है अपना सीपीयू जो है वो अच्छे से रिमूव हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है पहले हम मदरबोर्ड को साफ करेंगे उसके बाद सीपीयू और रैम को साफ करके डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा के अंदर पीपीडी लगा देंगे, लो बेल्ट कर देंगे ताकि सोल्डर मशीन जो है वो स्मूथली चले अपना। मोस्ट ऑफ ग्लू जो है वो जब हम डिसोल्डर लगाएंगे टाइम पे मैक्सिमम ग्लू इसका निकल ही जाता है। इस टाइम पे इतना भी ज्यादा हल्के हाथों से नहीं घुमाना है, आप थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हो जहां आपको ग्लू लगे उस वाली जगह पे आप थोड़ा सा प्रेशर करो ताकि ग्लू जो है वो जल के इसके साथ ही आ जाए।
जो बॉर्डर पट्टी पे ग्लू है उसको हम ब्लेड से हटा देंगे। ये कई बार ज़्यादा ग्लू होता है ना जिस फ़ोन में, ये ग्लू जो है वो कोने कोने पे बहुत ही अच्छे से निकालना है, थोड़ा-सा भी रह जाता है तो फिर सीपीयू को बैठने नहीं देता, उसका प्लेसमेंट सही से नहीं हो पाता है। क्लीनिंग जितना अच्छा रहता है उतना रिज़ल्ट की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे यदि थोड़ा-सा भी कोई बॉल बड़ा है तो आप ब्लेड को थोड़ा प्रेशर देके चलाओगे तो वैसे कट जाएगा। तो डिसोल्डर वायर जो है उसको बार-बार घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक एनसी बॉल्स है उसको हमें लेना होगा। यहाँ पे जो है अपना मदरबोर्ड का क्लीनिंग का जो प्रोसेस है खत्म होता है। बस इसको एक बार फाइनल क्लीनर से हमें इसको साफ सफाई कर देना है फाइनल। देख सकते हो ये जो है अभी सीपीयू हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। अब हम सीपीयू को क्लीन करके और रैम को क्लीन करके उसको डेवलप कर। सीपीयू में एक जैसा ही प्रोसेस रहेगा, जैसे मदरबोर्ड में हमें ग्लू को हटाया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे ग्लू को हटाएंगे। सबसे पहले फ्लक्स लगा के हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पीडी अप्लाई कर रहे हैं। जो भी कैपेसिटर वगैरह है वो ये निकल जाते हैं तो इसका यूज करके भी आप ग्लू को हटा ही सकते हो वैसे। एक बार यहाँ पे हम डिसोल्डर घुमाएंगे।
16 नंबर की ब्लेड है और हीट जो है वो ब्लेड के ऊपर है और उसके बाद हम यहाँ पे जो ग्लू है उसको हम रिमूव करेंगे। बस प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वरना स्क्रैच आ जाएगा, स्क्रैच आ गया तो फिर यूवी का झमेला हो जाएगा। हो सके उतना काम ऐसा कीजिए कि यूवी लगाना ही ना पड़े। यहाँ पे जो है वो अपना सीपीयू के ऊपर का जो ग्लू था वो पूरा क्लीन हो चुका है। सिर्फ इसको हम अब साफ कर देते हैं। सेम वैसे ही हम रैम के ऊपर जो ग्लू लगा है उसको भी हम साफ कर देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो बॉल्स है वो बहुत ही छोटे हैं, तब की बहुत ही बेल्ट हुआ नहीं था जब हमने उठाया था उस टाइम पे, तो ये कट गए। रैम में तो अवेलेबल है ही, लेकिन जब पूरा मेल्ट ना हो और हम उठाते हैं तब ऐसा तो रहता ही है पेस्टेड के अंदर। और ये ऐसा ही रहना चाहिए, पूरे मेल्ट करने की इसको कोई ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा मेल्ट करने जाओगे तो लेयर कई बार डिसमेंटल हो जाता है, फिर सीपीयू करने के बाद भी लोगो या फिर नेटवर्क का कोई ना कोई दिक्कत रह जाता है। यहाँ पे जो है वो डिसोल्डर घुमाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सारे बोल्ट जो थे अपने बहुत ही छोटे थे। अब हम रैम और सीपीयू को करेंगे डेवलप। यहाँ पे जो है हम अब सीपीयू को डेवलप कर लेते हैं। फिर जितने भी ब्लैक कलर के इसमें बॉल्स दिख रहे हैं ना, वो मेल्ट हुए नहीं थे जब हमने इसको उठाया तब। तो इसको आप छोटे वाले सोल्डर से भी सिल्वर करके इसको डेवलप कर सकते हो, या फिर वायर वाला ब्रश आता है, मतलब जो ब्रश होता है उसके अंदर कुछ नोकीला तार जैसा होता है, उससे भी आप कर सकते हो। यदि नहीं करना है तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपका जो डेवलपिंग है वो हो ही जाएगा। तो हमें सब सिर्फ इसके अंदर पीपीडी रख के फिर हीट देना है, और उस टाइम पे हीट देने के बाद जो भी बॉल अटैच नहीं हुआ हो उसके ऊपर हमें फ्लक्स लगा के टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो बॉल जो है वो बन जाता है। हमें उसके लिए अलग से कोई ब्रश या फिर उसको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कई बार डैमेज हो जाता है सीपीयू, उसकी जो लाइनें हैं कुछ मिल जाती है आपस में। यहाँ पे जो है मैंने पीपीडी फिलअप कर लिया। टेम्परेचर जो है वो मैंने रखा है 250 के आसपास का। बॉर्डर पट्टी पे कोने पे हमें हीट देना है। यहाँ पे जो है वो लगभग सारे के सारे बॉल जो है वो अटैच हो गए हैं। तो हम यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा डगमगा रहा है, जो ब्लैक कलर के रहते हैं ना उसमें से ही ये बॉल होगा। हमें बस जस्ट यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स रख देना है और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो क्या तकरीबन 300 के आसपास टेम्परेचर पे आप जा सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऊपर लिया तो ये वाली जगह पे वाला जो बॉल्स है ऐसा बना नहीं है, यानी कि वहाँ पे नीचे जो ब्लैक कलर का डॉट था उस वजह से अच्छे से चिपका नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखे फिर मैं उठाता हूँ। यहाँ पे जो है अपना डेवलपिंग जो है वो पूरी तरह से अच्छे से हो गया है। यहाँ पे जो है अपना सीपीयू जो है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलपिंग हो गया है। अभी हम रैम को भी साथ में डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीपीयू बिठाएंगे और उसके बाद रैम बिठाएंगे।
डेवलपिंग का तो प्रोसेस वही रहता है, चाहे पावर आईसी हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो। बस यहाँ पे हमें जाली को अच्छे से सेट करना है और पीपीडी अच्छे से फिलअप करना है, प्रेशर देना नहीं है पीपीडी भरते समय, ना अंदर जाता है जाने देना। प्रेशर कर करके भरोगे तो जो उसके टप्पे जो है वो बड़े बन जाएंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर ही पहले से ज़्यादा कर देंगे तो ब्लैक बॉल्स थे वो सीधा ही बन जाए। यहाँ पे जो है अपना रैम जो है उसका भी रिबोलिंग का प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें सीपीयू को फिक्स करना है और उसके बाद उसका बूटिंग चेक करना है। बूटिंग उसका ओके आ जाता है तो उसके बाद हमें रैम को बिठाना है। चलिए अब सीपीयू को फिक्स करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है अपना रैम और सीपीयू डेवलप हो चुका है, तो सबसे पहले हम सीपीयू को फिक्स करेंगे और सीपीयू को फिक्स करने के बाद फिर हम उसका बूट चेक करेंगे और फिर रैम बिठा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अलाइनमेंट लेते हैं हल्का सा फ्लक्स रख के। यहाँ पे जो कोने पे गोल्डन पॉइंट है, तो गोल्डन पॉइंट के साथ मैच हो जाना चाहिए। उठाते समय जो टेम्परेचर रखा था सेम वही टेम्परेचर से हम इसको बिठाएंगे। स्टार्टिंग में जब हमने फ्लक्स रखा था तो पूरे सीपीयू में ना हो पाए, उतना ही फ्लक्स रखा था कम, ताकि सीपीयू जो है वो फ्लक्स के ऊपर तैर के आगे ना बढ़ जाए, हिल ना जाए, उसका अलाइनमेंट खराब ना हो जाए। अब जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करेंगे तो कोल जो है वो पिघल जाता है, खास करके एनसी बोल जो होता है। उसके बाद जाके हमें फ्लक्स और लगाना है। साइड पे लगाएंगे अपने आप चला जाएगा अंदर। अब जब एक साथ सारा फ्लक्स बाहर आ जाए तो उस टाइम पे समझना है कि अपना जो सीपीयू बैठ गया है। फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, उस वजह से थोड़ा सा जल्दी बाहर आया है, लेकिन अभी ये बैठा नहीं है।
ताकि यहाँ पे जो है अपना फ्लक्स जो है वो एक साथ पूरा भी बाहर आया है, थोड़ी देर में बैठ जाएगा। कंफर्म कर लेंगे हम थोड़ा सा। आप देख सकते हो जो सीपीयू है वो प्रॉपर एकदम परफेक्टली बैठ चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम एक बार बूटिंग चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो है अपना मदरबोर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसका बूट चेक कर लेता हूँ। और डिस्प्ले मेरा डीसी मशीन भी है वहाँ पे, आपको दिखेगा बूट। अब जब सीपीयू हम लगा देते हैं और रैम नहीं लगा होता है तो इन सब मॉडलों के अंदर 250 के आसपास का बूटिंग रहता है, 250 के आसपास का। और यहाँ पे यदि मैं इसका बूट चेक करने जाऊँ तो मुझे प्लस प्लस पे रखना पड़ेगा और माइनस माइनस पे रखना पड़ेगा, तो इसको उल्टाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग आईसी है और ये इसकी वीपीएच कोयल है। तो डीसी मशीन का जो प्लस है वो सीधा वीपीएच पे देके भी हम बूटिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीपीएच पे डीसी मशीन का प्लस लगा दूंगा और मैं यहाँ पे पत्थर पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले माइनस को लगा देता हूँ पत्थर के ऊपर। और प्लस जो है उसको 11 नंबर की ब्लेड से यहाँ पे हाँ कॉइल के ऊपर यहाँ पे जो है तो मैं यहाँ पे ऑन ऑफ प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ऑन ऑफ दबाऊंगा तो 250 के आसपास अपना बूटिंग जाना चाहिए। यहाँ पे बूटिंग है 238 के आसपास है, 236 37 के आसपास। तो अपना जो फ़ोन है उसके अंदर अभी ये सीपीयू इसको प्रॉपर मिल गया है, तभी ये बूटिंग आया है। अब हमें बस इसके ऊपर रैम प्लेसमेंट करना है। केबल है तो मैं हटाता हूँ और उसके बाद रैम प्रॉपर तरीके कर देंगे। रैम बिठाने के लिए बस वही सेम प्रोसेस रहेगा, जो सीपीयू बिठाया उसी तरीके से हम रैम को बिठाएंगे। हार्ड डिस्क के ऊपर बस मैं एक सिंपल कॉइन रख देता हूँ ताकि इसको हीट ना लगे। सीपीयू के ऊपर जब भी डबल डेकर सीपीयू होता है तो मोस्ट ऑफ पॉइंट होता ही है ये वाला, तो रैम जो है उसी साइड पे रहेगी। बस वही प्रोसेस से टेम्परेचर भी अपना वही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लक्स जो है अपने आप पूरा बाहर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये अपना जो रैम है वो प्रॉपर तरीके से बैठ गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर चेक करते हैं जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। अपना मदरबोर्ड जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है हमारा फिक्स हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मिडल में रखता हूँ इसको और उसके बाद ऑन ऑफ स्विच दबा के चालू करके देखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने ऑन ऑफ स्विच प्रेस किया है और अपना जो फ़ोन है वो अभी फर्स्ट लोगो पे वैसे आ गया है। और उम्मीद है कि ये पक्का चालू ही हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसके अंदर मोस्ट ऑफ यही आता है। आप इसी तरीके से आप यदि मोबाइल रिपेयरिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो।
लेयर बनाना यदि आपको स्पेशल सीखना है तो उसके लिए भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। लेयर के अंदर जो फ़ॉल्ट आते हैं उसको कैसे फाइंड करना होता है, और ईएमएमसी यूएफएस के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए और स्पेशल उसका भी कोर्स करना है आपको, तो वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपर वर्किंग हो गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।